क्या हम अकेले हैं इस दुनिया में, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में? यह सवाल सैकड़ों सालों से वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनकर रह गई है। और तो और प्रकृति भी हमारे साथ समय समय पर छलावा करती रहती है, जिससे हम ना तो एलियंस के एग्जिस्टेंस की सच्चाई को पूरी तरह से मान पाते हैं और ना ही झुठला पाते हैं। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट, जिसे आमतौर पर पेंटागन भी कहा जाता है, 27 अप्रैल को आधिकारिक रूप से 3 वीडियोज को जारी करता है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। पेंटागन ने इस बात को भी स्वीकारा कि यह घटना बेहद ही अजीब है और इन वीडियोज में जो भी चीज है इतने रफ्तार में होने के बावजूद जिस तरह से भौतिकी के नियम को तोड़ते हुए कलाबाजियों को अंजाम दे रहा है, आज मौजूद किसी भी एयरक्राफ्ट के जरिए मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये तीनों क्लिप साल 2004 और 2015 में अमेरिकी नेवी के ट्रेनिंग के दौरान शूट किए गए थे और इनमें से 2 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2017 में अपनी खबर में प्रकाशित किया था। जिसके बाद पेंटागन ने इन वीडियोज को एनालिसिस करने के लिए एक टीम का गठन किया, लेकिन कई महीनों के रिसर्च के बाद जब हाथ कुछ नहीं लगा तो पेंटागन ने इसे अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना का दर्जा दे दिया, जिससे एक बार फिर से एलियंस और उड़न तस्तरी जैसे रहस्य की गुत्थी उलझ कर रह गई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कौशल और आप देख रहे हैं फैक्ट्स डिगर। तो आइए जानते हैं क्या सच में एलियंस होते हैं, और अगर होते हैं तो ये हमारे साथ लुका छिपी का खेल क्यों खेलते हैं, दूसरे ग्रहों पर जीवन की क्या संभावनाएं हैं। और तो और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि भारत में उड़न तस्तरी देखे जाने की घटना कब कब सामने आई है। यूएफओ से संबंधित गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले, अफवाहों को फैलाने वाले लोगों की वीडियोज और न्यूज को तो आपने खूब मजे से लाइक, कमेंट और शेयर किया है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने शायद ही कभी इससे बेहतर और इंटरेस्टिंग वीडियो कभी बनाई है। ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स को सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जीवन की उत्पत्ति के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। जब बिग बैंग का विस्फोट हुआ था तब ये इंग्रेडिएंट्स ब्रह्मांड के हर हिस्से में फैल गए थे। इसलिए संभावना बनती है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जहां जिंदगी हो सकती है। सौर मंडल में पृथ्वी पर ही जीवन पनप पाई, क्योंकि यह सूर्य के इनहैबिटेबल जोन में पड़ता है। मतलब यहाँ वह सभी कंडीशंस जैसे उपयुक्त तापमान, वायुमंडल, गैस, बादल और पानी का फॉर्मेशन हो पाया जो जीवन के पनप पाने के लिए जरूरी थी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का कारण उल्का पिंडों और क्षुद्र ग्रहों की टक्कर मानी जाती है। उल्का पिंडों और क्षुद्र ग्रहों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये वो खगोलीय पिंड है जो लाइफ सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स को एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में ढोने का काम करते हैं। इनकी टक्कर जब ऐसे ग्रहों से हो जाती है जो ऑलरेडी एक इनहैबिटेबल जोन में पड़ती हो, तो वहां जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में तकरीबन 1 बिलियन ट्रिलियन तारे हैं और इन सभी के अपने ग्रह भी हैं। इसलिए इसकी एक जबरदस्त संभावना बनती है कि कहीं ना कहीं दूसरे ग्रहों पर जिंदगी जरूर होनी चाहिए। जब हम दूसरे ग्रहों पर जीवन की बात करते हैं तो यह कोई जरूरी नहीं कि वो हमारे जैसे 2 पैरों, 2 आंखों और 2 हाथों वाले ही हो, जैसा कि अक्सर फिल्मों में दिखाई जाती है। यह जीवन एक सूक्ष्म जीव से होकर कई रूपों में हो सकता है, जिसकी हम शायद कल्पना नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत समुद्र से मानी जाती है। पहले सूक्ष्म जीव अस्तित्व में आए, फिर उसके बाद उभयचर प्राणी, फिर बंदर, फिर मानव। यही वजह है कि आज के समय में वैज्ञानिक किसी दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाशने से पहले वहां पानी की तलाश करते हैं, क्योंकि धरती पर ऐसा देखा गया है कि जहां कहीं भी पानी है वहां जीवन है। तो इस बात से कोई इनकार नहीं कि इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं न कहीं जीवन या तो पनप रही होगी या पनप चुकी होगी या काफी उन्नत भी हो चुकी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते या हम उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पाते। तो इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला यह कि हम अंतरिक्ष में संदेश भेजने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। इस संदेश को प्राप्त करने वाले के लिए भी यह जरूरी है कि वह भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल कर रहा हो। लेकिन यह जरूरी नहीं कि दूसरी दुनिया में रह रहे लोग, अगर वह उन्नत है भी, तो भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्या पता वे लोग उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो जो हम नहीं करते। दूसरी सबसे बड़ी बाधा ब्रह्मांड की खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी है। सूरज के बाद हमारे सबसे नजदीक का तारा जो हमसे 4.37 लाइट ईयर की दूरी पर है, जिसे आज मौजूद किसी भी टेक्नोलॉजी और स्पेस शिप के जरिए कभी तय नहीं किया जा सकेगा। अगर हम ऐसे अंतरिक्ष यान बना भी लेते हैं जिससे हम प्रकाश की गति से ट्रेवल कर पाए, तो वहां तक पहुंचने में भी हमें लगभग 4.5 साल लगेंगे।
लेकिन इसमें भी एक पेच है। आइंस्टीन के रिलेटिविटी का सिद्धांत कहता है कि किसी भी पदार्थ जिसमें थोड़ी बहुत भी वजन हो वह कभी भी प्रकाश की गति को प्राप्त नहीं कर सकता। और तो और जैसे जैसे कोई चीज बहुत ही तेज गति से ट्रेवल करता है तो उसका वजन भी बढ़ता जाता है, जो उसे और भी तेजी से ट्रेवल करने में बाधक बनती है। अगर आइंस्टीन का यह सिद्धांत सही है और पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है तो इस हिसाब से हम कभी भी अपने मिल्की वे से बाहर नहीं जा सकेंगे। इवन सौर मंडल से बाहर निकल पाना हमारे लिए एक चुनौती होगा। और यही चीजें लागू होती है दूसरी दुनिया में रह रहे लोगों पर भी। मान लेते हैं दूसरी दुनिया में रह रहे लोग हमसे उन्नत है और उन्होंने प्रकाश की गति को प्राप्त कर लिया है, लेकिन धरती पर जब वो आते हैं तो हम इंसानों के साथ लुका छिपी का खेल क्यों खेलते हैं और हमारे सामने आकर हमसे बात क्यों नहीं करते। अगर वो धरती पर आने में सफल हुए हैं तो ऑब्वियस है वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, तो वे लोग हम पर अटैक क्यों नहीं करते। इन सभी सवालों का जवाब बेहद आसान है। वास्तव में हमारे धरती पर कभी कोई उड़न तस्त्री आया ही नहीं है, यह बस लोगों की मन की उपज मात्र है। 1950 के दशक में उड़न तस्त्री जैसे अफवाह काफी जोर पकड़ रही थी। आए दिन लोग आकाश में अजीबोगरीब चीजें देखने का दावा करते पाए गए थे, लेकिन जब इन पर खोजबीन शुरू होती तो हाथ कुछ नहीं आता। इन्हीं वजह से अमेरिकी एयरफोर्स ने 1953 में पहली बार ऐसी घटनाओं के उल्लेख के लिए UFO शब्द यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दुनिया में जितने भी UFO और उड़न तस्त्री देखे जाने का दावा किया जाता रहा है उनमें से 90% अफवाह ही निकलते हैं, जो या तो कोई खगोलीय पिंड, एयरक्राफ्ट, रॉकेट का मलबा होता है या मौसम विभाग का कोई रिसर्च बैलून या कोई खगोलीय घटना जैसे चक्रवात से पैदा बिजली, मिराज, फाटा मोरगना, बॉल लाइटिंग या मूनडॉग्स। बाकी बचे 10% पर रिसर्चर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते और जब इन घटनाओं की ढंग से पुष्टि नहीं हो पाती तो इन्हें अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का दर्जा दे दिया जाता है, जिसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि ये उड़न तस्त्री या एलियंस की मौजूदगी को जाहिर करते हैं। भारत के भी कई शहरों में उड़न तस्त्रियों को उड़ते हुए देखे जाने की खबरें जब तक आती रही है। 29 अक्टूबर 2008 को पूर्वी कोलकाता में आसमान में तेजी से जाती एक बड़ी चीज दिखी थी। इससे कई रंग निकलते दिखाई दिए गए थे। इसी तरह 20 जून 2013 को चेन्नई में कुछ लोगों ने रात में दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती एक चमकदार चीज देखने का दावा किया था। इसके बाद इसी साल 4 अगस्त को भारतीय सेना के जवानों ने लद्दाख में अज्ञात चीजें आसमान में देखी। लेकिन सिर्फ हाल ही के वर्षों में नहीं बल्कि सन 1951 में नई दिल्ली में सिगार के आकार की वस्तु देखी गई थी, जो करीब 20 फुट लंबी थी। यह वस्तु कुछ ही पलों में ओझल हो गई थी। कई चश्मदीदों के अनुसार इन अज्ञात उड़ती वस्तुओं के बाहरी आवरण पर तेज प्रकाश होता है और ये या तो अकेले घूमती है या एक प्रकार से लयबद्ध होकर घूमती है और उनमें बहुत अधिक गति होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मेरे वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।